आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं दोनों गठबंधन को लेकर या बिहार की परिदृश्य को लेकर के। देखिए, दोनों गठबंधन के साथ समस्या ये हुई कि मैं शुरू से कहता आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि ऐसे ही कहा जा रहा है, कि समस्या पैदा होगी। जिस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, जिस प्रकार गठबंधन किया जा रहा है और जिस प्रकार की महत्वाकांक्षा है, वो सबके लिए खतरनाक होने वाला है। चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये तीनों की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ने लगी थी। किसी को इस बार मिनिस्टर बनना था, सीट के दबाव बनाने के चक्कर में उनका बहाना था कि सीट का दबाव बनाओ लेकिन किसी प्रकार से केंद्र में बन जाओ। ये स्थिति थी उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में। उसके बाद चिराग पासवान की जहां तक बात है, तो उन्होंने अपने लोगों से पूरे बिहार में घूम घूम करके ये वादा कर दिया था कि जैसे चीफ मिनिस्टर बनने वाले वही है। और मैंने कई कार्यक्रम में कहे थे कि किस प्रकार से चिराग पासवान के पटना से लेकर के बिहार के और कई इलाकों में जो पोस्टर चस्पा हुए थे उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि चिराग पासवान से बेहतर सीएम कैंडिडेट बिहार में कोई नहीं होगा। तो आप उस परिस्थिति को देखिए और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने माहौल भी बनाया था और दबाव बनाने की कोशिश की थी कि ज्यादा जब अगर दबाव बनाएंगे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें मिलेंगी। सीटें मिली लेकिन मन मुताबिक नहीं मिली। और जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है और राष्ट्रीय पार्टी बन के वो क्या कर लेंगे और क्या होने वाला है उनको बेहतर पता है। लेकिन वो भी चाहते हैं, शरीफ आदमी है तो वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। हर कोई किसी की मंशा होती है और राजनीतिक में तो खैर अनलिमिटेड महत्वाकांक्षाएं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पहले सबको जो सीट बंटवारा हुआ उसमें जिस प्रकार से सब कुछ सही हो गया था, पेच कहाँ फंसा। सीट बंटवारा के बाद जब जेडीयू के महत्वपूर्ण सीटें चिराग पासवान को दे दी गई थी या चिराग पासवान ने बात मनवाने में कामयाब हो गए, नेरेटिव भी बना कि बीजेपी फिर 2020 की तरह चिराग पासवान के माध्यम से या उसके सहारे से नीतीश को घेरने की कोशिश कर रही है। तो इस स्थिति में जब नीतीश कुमार ने कमान संभाली आखिरी समय पर, तो कोई कई जगह पर ऐसे हो गए कि जो सिंबल मिले हुए थे चिराग पासवान के लोगों को, वहां से जदयू ने अपना अपना सिंबल दे दिया। तो ये थोड़ा सा भी दोनों के बीच में चल रहा है, हो सकता है फ्रेंडली फाइट हो जाए। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनी, जितना ऑल इज वेल कहा जा रहा था उतना मुझे नहीं लगता कि उतना ऑल इज वेल है। राजनीति है, महत्वाकांक्षा है, तो कुछ भी हो सकता है। अब तो ये देख ही रहे हैं सब लोग। अब महागठबंधन में आते हैं। महागठबंधन अपना फैसला नहीं कर पाई, लेकिन महागठबंधन को रहा कि अगर एनडीए टूट जाएगा तो हमारा जीत का एक रास्ता जो वहां से प्रशस्त हो जाएगा। कांग्रेस सब दिन आरजेडी के गोद में बैठी है। ये सबको पता है कि लालू यादव किस प्रकार से कांग्रेस को पाल पोस रहे थे, उसको समय समय पर संजीवनी देकर के जिंदा रख रहे थे, लेकिन उसको बढ़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी आए, वोट छोड़ गद्दी छोड़, जो भी हुआ वो वोट चोर गद्दी छोड़ उन्होंने किया और चारों तरफ बिहार में घूम घूम करके अपना जो है सो जो जितने जिले में उनकी उनके कार्यक्रम थे उसमें घूमे और उनको लगा कि बस इस बार तो हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। गलतफहमी के शिकार हो गए। हम वैसे राहुल गांधी हमेशा ही रहते हैं। तो अगर देश के स्तर पर देखा जाए कि कोई नेता अगर सबसे ज्यादा गलतफहमी का शिकार रहता है तो राहुल गांधी है। ये उनकी फितरत है। खैर, तो राहुल गांधी ने आरजेडी को आंख दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल गांधी को ये हकीकत पता नहीं थी कि यहाँ पर वाम दल की क्या हैसियत है और 60 सीट प्लस डिप्टी सीएम का सपना पाले बैठे मुकेश सहनी का क्या होगा। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो लग जाएगा कि राहुल गांधी ने कहाँ गलती की है। उसके बाद राहुल गांधी के साथ साथ कृष्णा अलावरू और राजेश राव ऐसे लोगों से कमिट हो गए कि जिनको टिकट देने की बात अगर हो रही थी कि जिनको टिकट देना चाहिए, वहां वहां पेच फंस गया। अब आप सोच लीजिए कि आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। आखिरी दिन नॉमिनेशन तक लोग जाएंगे और हो सकता है कि उसमें फ्रेंडली फाइट भी हो जाए। तो इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो दोनों इस दलों में कमोबेश एक ही जैसी हालत है। अब चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या नतीजा निकलेगा, वो तो 14 तारीख के मतगणना के बाद ही पता चलेगा। तभी उसका नफा नुकसान उसमें सामने निकल करके आएगा। लेकिन अभी दिख रहा है और अभी जिस प्रकार से दोनों महागठबंधनों में सिरफुटौल हुआ, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं पीके जो चाहते थे उसमें वो सफल रहे। और प्रशांत किशोर की रणनीति थी कि
टिकट बंटवारे में भी ऐसा स्थिति बना दो कि इनको टिकट देने में पहले सोचना पड़े। और देखिए कि टीके ने जो भी, प्रशांत किशोर का जो भी टिकट बंटवारे का रहा, उसका इन लोगों ने समीक्षा जरूर किया है। बहुत ऐसे बीजेपी के भी लोग हैं, मैंने कहा था, जिनके टिकट कटेंगे और कटा। और वही हाल आरजेडी का भी है, जदयू में भी ऐसा हुआ है, कुछ लोग चले गए। तो इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है। और इस बार जब तक परिसीमन नया नहीं बनता है और जिस प्रकार के सीटें हैं उसमें जो गुंजाइश है और इस प्रकार के गठबंधन हो रहे हैं, उसमें ये साफ हो गया है कि जिस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, जिस प्रकार की महत्वाकांक्षा पाली जा रही है, दोनों गठबंधन के लिए मुश्किल होने वाली है। मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए भरोसेमंद नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी कभी, उनका एनडीए में भी बात चलता रहता है। और जो सीटों की गुंजाइश रखी गई है ना, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुकेश सहनी के हिसाब से ऐसे 6-7 सीटें जदयू और बीजेपी बचा के रखी है कि कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर लिया जाए। अब आखिरी घड़ी है, अगर आज सब कुछ फाइनल हो जाता है, आजकल तक सब कुछ ऑल इज वेल हो जाता है, तो महागठबंधन भी बच जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा की लगभग मांगे मान ली गई है, चुनाव बाद उनको मंत्री बना दिया जाएगा। रहा जीतन राम मांझी की बात हो तो नीतीश कुमार की तरफ से ही प्रवक्ता बन गए थे, तो उनकी बात जहां तक है, तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से वो निगोशिएट कर पाते हैं, या क्या उनको प्रलोभन दिया गया है। सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसीलिए सब लोग बाद में मान ही जाते हैं। और वो कहावत है कि शादी का फूफा का क्या हासिल होता है, वो सबको पता है। तो अभी देखते हैं कि ये फूफा जी लोग का कितना चलता है।